नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम पूजा कश्यप है और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं पार्ट बाय पार्ट। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइंस से। हमारा पहला न्यूज़ आइटम है हीट और पोल्स, थ्रिसुरपुरम स्टिल अ मेजर ड्रॉ। यहाँ जो मेन हमारा फोकस है वो रहेगा थ्रिसुरपुरम पे। क्या है ये थ्रिसुरपुरम? तो थ्रिसुरपुरम एक तरीके का कल्चरल फेस्टिवल है और ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द सिटी ऑफ थ्रिसुर। कहाँ लोकेटेड है वो? केरला में। It is one of the largest and the most famous festivals in Kerala and is known for vibrant processions, colorful parasols and dazzling firework displays। यहाँ आप देखिए, यहाँ एक चीज लिखी है कूड़ा मट्टम, और यही है ये जो कलरफुल पैरासॉल है वो। The festival is held on the day of Puram in Malayalam month of Medam, which usually falls in April or May। तो ये हमारा GS1 आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमने देखा है हर बार ऐसा होता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर का छोटा से छोटा न्यूज़ भी हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एक पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स को कवर करते रहें। और ये कब होता है? अप्रैल या मई में सेलिब्रेट। जबकि इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो कैसे डिटरमाइन होती है? तो मून की पोजीशन को देखते हुए इसकी एग्जैक्ट डेट को हम डिटरमाइन करते हैं। द फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। जो जनरली हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वो यही दिखाती हैं कि हमेशा अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत होती है, और ये फेस्टिवल भी वही दिखाता है। एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिन्स इन अ बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ हिंदू गॉड्स शिवा एंड विष्णु। ये मिथ है, ये माइथोलॉजी है कि ये जो ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो फेस्टिवल है ये कैसे शुरू हुआ था। तो एक बैटल हुई थी शिवा और विष्णु भगवान के फोर्सेस के बीच में, और वहां से ये त्रिशूलपुरम का फेस्टिवल जो है वो ओरिजिनेट हुआ था। टू मेन पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है इस त्रिशूलपुरम के? तो पहला है परम में कवु और दूसरा है थिरुवंबड़ी देवसोम। और ये क्या है? ये है टेम्पल्स। ईच देवसोम ब्रिंग्स अ प्रोसेशन ऑफ डेकोरेटेड एलिफेंट्स, पैरासोल्स एंड अदर सेरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स टू द वड़ाकुनाथन टेम्पल वेयर दे सर्कल द सेंट्रल श्राइन। ये आप देख सकते हैं, ये है वड़ाकुनाथन टेम्पल, और यहाँ पे ये दोनों मेन पार्टिसिपेंट्स परमेकवु और थिरुवंबड़ी ये लोकेटेड है। और यही है कलरफुल पैरासोल्स। ये कलरफुल डेकोरेटेड एलिफेंट्स हमें नजर आ रहे हैं, और ये ही इस फेस्टिवल का जो मेजर सेलिब्रेशन है, मेजर हाईलाइट है। ये काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है अमंग द टूरिस्ट हु विजिट केरला इन द मंथ ऑफ मे एंड जून। दूसरा हम न्यूज आइटम है हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फॉरेस्ट आर अ नेशनल एसेट एंड अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू फाइनेंशियल वेल्थ। सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रही थी जो कि है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, जो कि पास किया गया था 2023 में। ये जो एक्ट है ये मॉडिफाई करता है, अमेंड करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। तो हमें ध्यान में रखना है कि ऐसा क्या प्रोविजंस है जिसकी वजह से ये जो एक्ट है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन की गई थी। तो दिस एक्ट एम्स टू रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि क्या ये एक्ट, ये जो अमेंडमेंट है ये क्या क्या कर रहा है। तो सबसे पहला तो ये अमेंडमेंट एक प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस कर रहा है इस एक्ट में। और इस प्रियम्बल में क्या लिखा गया है? तो प्रियम्बल एक्नॉलेजिंग India's commitment to environmental goals like net zero emissions and expanding the forest cover। हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो नेट जीरो का टारगेट लेकर चल रहा है, कब तक? तो 2070 तक। दूसरा, हमारे जो नेशनल गोल्स हैं NDCs, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उसको अभी हमने रिसेंटली अपग्रेड किया है, जिसका नया नाम हमने दिया है पंचामृत गोल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखें। The Act clarifies that it applies solely to the designated forest areas under Forest Act of 1927। जो 1927 में फॉरेस्ट एक्ट आया था उसके अंडर जिन भी एरियाज को फॉरेस्ट के रूप में डेजिग्नेट किया गया था, ये जो अमेंडमेंट है ये सिर्फ उन्हीं एरियाज पे एप्लीकेबल होगा, ना कि बाकी एक्ट्स के अंडर जो फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड होते हैं उन।
अब देखते हैं कि इसके जो एग्जेम्पशंस हैं या प्रोविजंस हैं उनमें किन किन चीज को एग्जेम्प्ट किया गया। द एक्ट प्रपोजेस एग्जेम्पशंस फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज लाइक एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स आउटसाइड फॉरेस्ट ऑन डिग्रेडेड लैंड अप टू 0.10 हेक्टेयर्स। तो अगर कोई ऐसा लैंड है जहाँ पे कि डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो लैंड डिग्रेड हो गया है, अगर वहाँ हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो वो इस एक्ट के अंडर पे नहीं आएगा, जब तक कि उसका जो एरिया है वो 0.10 हेक्टेयर्स तक रहेगा। दूसरा, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू 10 हेक्टेयर्स, जैसे कि बॉर्डर एरियाज में हम सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, खासकर जो हमारा ये चाइना से के साइड का जो बॉर्डर है वहां पर। तो वहां पे जब हम अप टू 10 हेक्टेयर्स का यूज करके अगर हम सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो इस एक्ट के अंडर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। लास्ट, पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म, और ये एरियाज मोस्टली छत्तीसगढ़ के अराउंड लोकेटेड हैं। किन एक्टिविटीज को परमिट किया गया है इस एक्ट के अंडर? तो एस्टैब्लिशिंग जूज एंड सफारीज, इको टूरिज्म फैसिलिटीज, सिल्वीकल्चर जो कि होता है प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव फॉरेस्ट हेल्थ एंड अदर पर्पसेस ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही जो स्टेटमेंट है ये काफी वेग स्टेटमेंट है कि अदर पर्पसेस ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट किन पर्पसेस को ऑथराइज कर सकती है इसकी कोई क्लैरिटी इस एक्ट में नहीं दी गई है। तो अगर कोई ऐसा पर्पस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है जिससे कि फॉरेस्ट डिग्रेड होते हैं तो क्या उस पर ये एक्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो काफी हद तक बुरे हो सकते हैं। Delegated legislation. The Act grants the central government increased power to decide on specific exemptions and permissions. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है कि वो जो है वो डिसीजंस ले सकते हैं इन एग्जेम्पशंस और परमिशंस को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। Concerns क्या है? Increased diversion of forest land. Critics fear that the relaxed regulations might lead to more forest land being diverted for non-forestry uses, harming biodiversity and ecological balance. अभी हमने पिछले एनालिसिस में ही बात करी थी कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रहा है, और कोशिश की जा रही है इस इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्प्रूव करने की, जो हमने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था। तो ये जो अमेंडमेंट है ये कहीं ना कहीं इस इकोलॉजिकल बैलेंस को और ज़्यादा खराब कर सकता है, क्योंकि किन एरियाज को एग्जेम्प्ट करेंगे, किन एरियाज को परमिट करेंगे, किन एक्टिविटीज़ को, इसका जो डिसीजन है वो सोनली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिना किसी कंसल्टेशन के ऐसे डिसीजंस लेगी तो देर आर हाई चांसेस कि जो फॉरेस्ट लैंड है उनका डाइवर्जन हो जाएगा, किन पर्पसेस के लिए? वैसे पर्पसेस के लिए जिससे हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस और ज़्यादा खराब हो सकता है। Second है impact on local communities. Forest dwelling communities who depend on forests for their livelihoods might be displaced due to land use changes. अब जैसे बात करते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम इंडो चाइना बॉर्डर पर जो है वहाँ पे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अप टू 10 हेक्टेयर्स के एरिया में ही वो बनाया जा रहा है, तो इसमें हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जब अप्लाई नहीं होगा मतलब किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन हम पे नहीं लगाया जा सकता है। बट उन एरियाज में, उन फॉरेस्ट में कुछ कम्युनिटीज रहती हैं, हम जानते हैं कि हर जगह फॉरेस्ट में जो है वो मोस्टली ट्राइबल्स जो है वो रहते हैं। तो ऐसे एरियाज में अगर ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया जाएगा तो वो उसके बाद कहाँ जाएंगी? जो लोकल कम्युनिटीज जो है जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज, फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म का वो ये है कि हम उनके फॉरेस्ट को उनसे छीन रहे हैं, विच दे वांट कि वो ही कंट्रोल करें, ना कि कोई और आके उन फॉरेस्ट पे कंट्रोल करे। तो दिस कैन ऑल्सो प्रमोट और इंक्रीज सच केसेस, क्योंकि उन लोकल कम्युनिटीज की रिसोर्सेज को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा।
Third is transparency and accountability. The increased power given to the central government raises concerns about transparency and accountability in the decision making process. वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारा? तो इम्पैक्ट असेसमेंट्स, हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स? तो किसी भी प्रोजेक्ट को टेक फॉरवर्ड करने से पहले उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान पड़ेगा उसका पूरा एनालिसिस किया जाता है। क्या उस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ने दे सकते हैं, क्या उस नुकसान की भरपाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, इस बात की पूरी एनालिसिस होती है। और अगर इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को प्रोजेक्ट्स क्लियर कर लेती हैं तभी जाके उनको ग्रीन सिग्नल मिलता है या उनको क्लीन चिट मिलता है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे इम्पैक्ट असेसमेंट्स एनवायरमेंटल और सोशल दोनों ही ज़रूरी है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या हो जाएगा कि सोशली किसी प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जो आसपास की कम्युनिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, उन पर इन प्रोजेक्ट्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो क्या ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट को सैंक्शन करने से पहले उसका इन्वायरमेंटल प्लस सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की कोशिश की जाए। सेकेंड इज स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? तो जिनका भी किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। तो अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो उनमें स्टेक होल्डर्स एक जो गवर्नमेंट हो जाएगी, दूसरा पूरा नेशन हो जाएगा क्योंकि वो सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा हो जाएगा उस एरिया में रहने वाले लोग यानी लोकल कम्युनिटीज, और चौथे हो जाएंगे वहाँ की फ्लोरा एंड फौना। तो ज़रूरी है कि हम हर एक स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर किसी भी डिसीजन को लें। Third is sustainable practices. Prioritizing sustainable development practices that minimize forest degradation and promote alternative land use options. हर तरीके का ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लोर करने के बाद अगर फिर भी कोई उपाय नहीं बचता है तभी जाके किसी डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जो वैसे ऑल्टरनेटिव्स जो कि सस्टेनेबली या एनवायरमेंटली ज़्यादा सस्टेनेबल हों। Last is strengthening forest management. Investing in strengthening forest management institutions for effective enforcement and monitoring forest regulations. कि जो इतने लूप होल्स हैं, लूज इम्प्लीमेंटेशन हो रही है फॉरेस्ट लॉज की, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Committed to implementing UCC, says राजनाथ सिंह। अब क्या है UCC? UCC is यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो DPSP के बारे में बात करते हैं। और इन्हीं DPSPs का एक पार्ट है आर्टिकल 44, और ये आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो आर्टिकल 44 का ये कहना है कि द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। तो आप समझिए इस चीज़ को, हमारी जो कंट्री है वो एक डाइवर्स कंट्री है। इसमें अलग अलग फेथ के लोग रहते हैं, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, जैन, जूस और अलग पारसीज, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ जो हैं वो हमारी कंट्री में रहती हैं। और इन डाइवर्स कम्युनिटीज़ की जो पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग हैं। हिंदूज जो हैं उनकी शादी अलग तरीके से होती है, मुस्लिम्स जो है उनकी शादी अलग तरीके से होती है, क्रिश्चियंस की चर्च वेडिंग होती है। सिमिलरली उनका डिवोर्स का, उनके अडॉप्शन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, वो सारे अलग अलग होते हैं। इनको हम बोलते हैं पर्सनल लॉज। तो यूसीसी ये करने की कोशिश करता है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी फेथ हैं, उन सब को एक कॉमन पर्सनल लॉ के अंडर लाया जा सके। कॉमन पर्सनल लॉ अंडर, कॉमन पर्सनल लॉ मतलब कि मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस जो है, ये सारे मैटर्स जो हैं एक कॉमन लॉ के तहत गवर्न, जैसे कि हमारा CRPC, CPC,
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई मुस्लिम क्राइम करेगा तो उसके लिए अलग सजा होगी और कोई हिंदू क्राइम करेगा तो उसके लिए अलग सजा होगी? नहीं, क्योंकि जो हमारा क्रिमिनल लॉ है वो एक कॉमन लॉ है, यूनिफॉर्म है पूरी की पूरी कंट्री के लिए, यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ है। बिल्कुल वैसे ही अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो पर्सनल मैटर्स के लिए भी जो है एक यूनिफॉर्म लॉ होगा सारी कम्युनिटीज के लिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बोलता है कि स्टेट को ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि ग्रेजुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी की पूरी टेरिटरी में अप्लाई किया जा सके। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है टू अप्लाई यूसीसी इन द स्टेट। इसके अलावा गोवा इज द ओनली एग्जाम्पल इन इंडिया जहाँ पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो किया जाता है। दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे पोर्चुगीज सिविल कोड फॉलो किया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई नहीं किया है, बट क्योंकि उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है तो वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एट प्रेजेंट देखने को मिलता है। अब किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम इज द केस विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बेनिफिट्स क्या क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के? तो सबसे पहला, इक्वालिटी। A uniform civil code would promote gender equality by ensuring uniform rights for all citizens in inheritance and divorce, which can currently be discriminatory in personal laws. तो हम जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक जो सन्स और डॉटर्स होते थे, यानी बेटे और बेटी दोनों को इक्वल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस नहीं मिलता था, यानी कि दोनों अपने फादर की जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, उसके लिए इक्वली एंटाइटल्ड नहीं होते थे। इसी चीज को चेंज करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी इनहेरिटेंस का वेल्थ है, वो इक्वली डिवाइड होगा अमंग द सन्स एंड द डॉटर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी। बहुत सारी कम्युनिटीज में डॉटर्स को ये हक मिला है, बहुत सारी कम्युनिटीज में सन्स को ये हक मिला है। तो लेकिन मोस्टली ये जो लॉज होते हैं इनहेरिटेंस वगैरह से रिलेटेड, वो देखते हैं हम कि विमेन के लिए डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो कहीं ना कहीं जो विमेन होंगी उनका अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम देखते हैं डिवोर्स के मामले में, तो मुस्लिम्स में एक प्रैक्टिस फॉलो होती थी जो कुछ साल पहले बैन कर दी गई, जो था ट्रिपल तलाक का, जिसमें कि जो मेल मेंबर्स होते थे वो मुस्लिम विमेन को 3 बार तलाक 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 बोल करके इंस्टेंटली तलाक दे सकते थे, विच वॉज वेरी डिप्रेसिंग एंड डिमीनिंग फॉर द विमेन। तो ऐसे प्रैक्टिसेस को ओवरकम करने के लिए यूसीसी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है इसका नेशनल इंटीग्रेशन। अ कॉमन सिविल कोड कुड स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी बाय रिमूविंग लीगल डिस्टिंक्शंस बेस्ड ऑन रिलीजन, कि हमें एज अ नेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगा यूसीसी। Third is simplification. A UCC could simplify the legal system by eliminating the need for multiple personal laws, कि हिंदूज के लिए अलग, मुस्लिम्स के लिए अलग, क्रिश्चियंस के लिए अलग, जो इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं उनके लिए अलग लॉ। तो जो लीगल मैटर्स हैं इनकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। जो लॉयर्स होते हैं, जजेस होते हैं, उनके लिए ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि उन्हें भी अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और हमेशा चीज़ें याद रहें ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए सिंप्लीफिकेशन, और इसी का सिंप्लीफिकेशन करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि अलग अलग चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Fourth is modernization. A UCC could modernize personal laws and align them with evolving social norms. हम देखते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ प्रिस्क्राइब्ड सोशल नॉर्म नाउ। अब अगर कोई जेंडर इक्वालिटी फॉलो नहीं करता है तो उनको हम सही नहीं बोलते हैं। तो अगर हम सोशली इस चीज को इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो लीगली क्यों नहीं? सिर्फ ये कह देने से कि सन्स एंड डॉटर्स आर इक्वल वो चीज़ नहीं हो जाती है, हमें उसके लिए रिक्वायर्ड चेंजेस लाने की भी ज़रूरत है। हाउएवर इसके कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे कि रिलीजियस फ्रीडम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि कोई भी व्यक्ति आज़ाद है किसी भी फेथ को फॉलो करने के लिए या किसी भी फेथ को फॉलो ना करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो यूसीसी है वो इस रिलीजियस फ्रीडम को कर्व कर रहा है। उसी में
इसी 25 से 28 के बीच में एक आर्टिकल है जो हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी बात करता है कि हम किसी भी फेथ के प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए भी, उनको फॉलो करने के लिए भी आज़ाद हैं। तो अगर यूसीसी आता है तो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट ये रिलीजियस फ्रीडम जो है वो कर्व हो जाएगा। Second is cultural identity. Concerns exist that UCC could erode the cultural diversity and traditions associated with religious personal laws. इंडिया जो है वो अपनी डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, तो अगर यूसीसी आ जाएगा तो ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। Third is practical challenges. Implementing a UCC across a religiously diverse nations like India could be a complex and sensitive process. तो बहुत important है कि ग्रेजुअल प्रोसेस अप्लाई किया जाए, ना कि एक सडन चेंज लाया जाए जिससे कि पूरी की पूरी कम्युनिटी में, पूरी की पूरी कंट्री में एक गुस्सा पैदा हो जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या क्या कमिटीज ने रिकमेंडेशंस दी हैं इसके लिए? तो सबसे पहले लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी 1961 और 2006 में कि यूसीसी फॉर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म एंड सोशल जस्टिस, इन्होंने बोला था कि यूसीसी आना चाहिए। फिर रिकमेंडेशन दी जसवंत सिंह कमेटी ने 2003 में कि advocated for UCC while guaranteeing religious freedom in matters of faith and religious practices, कि भले ही हम यूसीसी लेके आएंगे बट जो हमें 25 से 28 आर्टिकल्स में रिलीजियस फ्रीडम मिला है उसको किसी भी तरीके से कर्व नहीं करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि वो रिलीजियस फ्रीडम हमारे पास रहेगी। उसके बाद बीई सदस्यवान कमेटी, इन्होंने बोला एम्फोसाइज द नीड फॉर वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन बिफोर यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर यूसीसी इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो पब्लिक से इसके ऊपर कंसल्टेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जिनको फॉलो करना है वो पब्लिक है। फिर 2018 में लॉ कमीशन ने बोला कि नो यूसीसी नीडेड, अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉज, कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हीं को अमेंड कर दीजिए, अलग से यूसीसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट रिसेंटली 2022 में जो लॉ कमीशन था उन्होंने बोला है पब्लिक और रिलीजियस इनपुट लेने के लिए यूसीसी पर जो रिलीजियस हेड्स हैं जैसे मौलवीज हैं या जो इम्पोर्टेंट पंडित्स हो गए उनका इनपुट्स लेकर के, लोगों के इनपुट्स लेकर के उसके बाद यूसीसी को लाना है या नहीं लाना है इस चीज़ के बारे में हम डिसाइड करेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला पब्लिक डिस्कोर्स, की पब्लिक से हम इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। दूसरा, सीक कंसेंसस, द गवर्नमेंट शुड एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स विद स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग रिलीजियस लीडर्स एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स टू गार्नर सपोर्ट एंड एड्रेस कंसर्न्स, कि अगर किसी तरीके का कोई कंसर्न होगा तो उसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। अगर खुद समझिए आप, अगर प्राइम मिनिस्टर जाकर के ये बात बोलते हैं कि यूसीसी अप्लाई किया जाएगा और दूसरी तरफ हर एक मंदिर में, हर एक मस्जिद में, चर्च में जो वहाँ के रिलीजियस हेड्स हैं वो बोलते हैं कि यूसीसी अप्लाई किया जाएगा, तो किसकी बात का वजन जो है वो ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जो अब जब छोटे छोटे लेवल्स पे अपील किया जाएगा तो उसका वजन जो है वो ज़्यादा होगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स को कंसल्ट करके यूसीसी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। Third is constitutional safeguards. Constitutional safeguards can ensure a UCC that the UCC respects religious freedom and cultural identities, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स गारंटीड हैं उनको कहीं से भी किसी तरीके से इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा। फोर्थ इज ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन, धीरे धीरे करके स्लो चेंजेस लाने होंगे तब जाके कहीं हम यूसीसी इम्प्लीमेंट करने के पास आ पाएंगे। And last is nationwide awareness. Public education campaigns can help address concerns and build consensus for UCC. जैसे पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि यूसीसी है क्या। अब हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, टीवी नहीं देखता है, बट उनके लिए भी, क्योंकि ये चीज़ें हर किसी को इम्पैक्ट करेंगी, तो उनके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि यूसीसी क्या है। आप टीवी पे प्रोग्राम्स दिखाइए, एड्स दिखाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो बात है वो पहुंच सके कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है हमारा, इंडिया डिलीवर्स द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स टू फिलीपींस। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला तो ब्रह्मोस मिसाइल
और दूसरा फिलीपींस। तो ये GS2 और GS3 दोनों के ही पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या है। तो ब्रह्मोस इज अ मीडियम रेंज रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल that can be launched from submarines, ships, fighter aircraft और मोबाइल लॉन्चर्स ऑन लैंड। तो ये मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि एक जॉइंट वेंचर से बनाया गया था। किसके द्वारा? तो इंडियन DRDO यानी डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया का फेडरेशन NPO माशिनो त्रोएनिया, जो कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया एक साथ मिलकर के। इसका जो नाम है ये दो नदियों के नाम पे रखा गया है। पहला तो ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडियन रिवर है, और दूसरा जो नाम रखा गया है वो है मॉस्कवा जो कि रशिया की रिवर है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मॉस्कवा रिवर कौन से कंट्री से बहती है। इसका रेंज है अप टू 290 किलोमीटर्स और इसका जो सबलोड कैपेसिटी है वो है 300 किलोग्राम्स। इट इज़ अ फायर एंड फॉरगेट मिसाइल्स कि एक बार इसको फायर कर दिया गया तो इसको डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपना टारगेट खुद ढूंढ करके उसको अटैक कर सकता है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने जो है वो फिलीपींस को कुछ ब्रह्मोस मिसाइल्स का सेल किया है। तो इससे जो हमारा इंडिया फिलीपींस का रिलेशंस है वो कैसे इवॉल्व होता है उसके बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है। तो हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इंडिया और फिलीपींस का जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में, जब दोनों नेशंस को इंडिपेंडेंस मिला था। लेकिन हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है? तो हिंदुइज्म एंड इंडियन ट्रेड इन द रीजन। ठीक है। Converging strategic interests. Both India and Philippines have concerns about China's growing assertiveness in the South China Sea. तो अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ चाइना है और इधर फिलीपींस है। ये जो एरिया है पूरा ये है हमारा साउथ चाइना सी, और जो चाइना है वो इस साउथ चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस असर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आसपास की जो नेशंस है साउथ चाइना सी की उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, इंक्लूडिंग फिलीपींस। Third is the economic cooperation. Trade relations are on the rise, with Philippines being a major importer of Indian pharmaceuticals and machinery, and there is a potential for further growth in sectors like IT and infrastructure. अगर इंडिया को ग्रो करना है इकोनॉमिकली तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज से अपनी ट्रेड रिलेशंस को एक्सपैंड करें, और फिलीपींस कैन बी अ मेजर पार्टनर इन दैट। उसके बाद है डिफेंस पार्टनरशिप। द रीसेंट ब्रह्मोस डील स्ट्रेंथेंस मिलिट्री टाइज, ऑफरिंग फिलीपींस अ पावरफुल डेटरेंट अगेंस्ट मैरीटाइम थ्रेट्स। कि जो मैरीटाइम थ्रेट्स यानी कि सी लेवल पे जो थ्रेट्स मिलते हैं उनको कहते हैं मैरीटाइम थ्रेट्स। तो ब्रह्मोस मिसाइल उनको हेल्प कर सकता है इन थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए। इंडिया हैज ऑल्सो प्रोवाइडेड पेट्रोल बोट्स एंड ट्रेनिंग टू द फिलीपींस कोस्ट गार्ड। तो इंडिया और फिलीपींस जो है वो अपने टाइज को, डिफेंस टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं एक कॉमन एडवर्सरी के अगेंस्ट जो कि है चाइना, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज पे चाइना का थ्रेट जो है वो मंडराता रहता है। Last is people to people links. A growing Indian diaspora in the Philippines and the sizable Filipino community in India contribute to the cultural exchange and educational cooperation. बट इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इंडिया फिलीपींस रिलेशंस में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला है लिमिटेड ट्रेड पोटेंशियल। डिस्पाइट ग्रोथ बायलैटरल ट्रेड रिमेन्स मॉडेस्ट कंपेयर टू इंडियाज रिलेशंस विद अदर आसियान कंट्रीज। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 10 कंट्रीज का ग्रुप है ये, जो कि फिलीपींस को भी इंक्लूड करता है। इसके अलावा इसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड ये सारी कंट्रीज आती हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं अगर इनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस को कंपेयर किया जाए और फिलीपींस के साथ हमारी ट्रेड रिलेशंस को कंपेयर किया जाए तो काफ़ी हद तक डिस्पैरिटी देखने को मिलती है।
Second is distance and geography. The physical distance between the two countries can be a barrier to deeper political and economic engagement. क्योंकि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से दोनों कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंगेजमेंट है उनको स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगेगा. Last is security concerns. Piracy and terrorism remain challenges in the region, requiring closer cooperation on maritime security. तो वे फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? सबसे पहला तो बूस्टिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा जो ट्रेड पोटेंशियल है वो अभी काफ़ी लिमिटेड है. सेकेंड इज एनहांसिंग कनेक्टिविटी. इंडिया और फिलीपींस के बीच में एयर और मैरिटाइम दोनों ही कनेक्टिविटी को बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ट्रेड हो या टूरिज्म हो या पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, हर चीज़ में हमें फ़ायदा मिल सके. Next is defense cooperation. The BrahMos deal opens doors for further cooperation on joint military exercises, training and intelligence sharing. BrahMos से शुरुआत हुई है. अब इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे डील्स को हम फ्यूचर में करते रहें और फ्यूचर में इंडिया और फिलीपींस की जो मिलिट्री है, आर्मी है, इंटेलिजेंस है, ये सब आपस में एक साथ काम करते रहें. Last is regional cooperation. Working together within the ASEAN and other regional forums can strengthen their voice on issues like maritime security and freedom of navigation. जो ब्रह्मोस डील है इंडिया और फिलीपींस के बीच में is a turning point for the India-Philippines relationship, and there are high chances कि इससे जो है वो China is not going to be happy after this deal, because both have a common, India and Philippines have a common factor, have a common adversary, which is China. So this deal signifies a strategic partnership to counter China's influence in the region and can pave the way for increased defense cooperation, joint patrols and more robust security infrastructure. However, it is crucial to manage potential concerns from China and ensure that the Philippines has necessary infrastructure and expertise to handle such weaponry. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज आइटम की तरफ. सेंटर रिलीजेस करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर आंगनवाड़ीज. क्या है ये आंगनवाड़ीज? प्री स्कूल जानते हैं सब. प्री स्कूल यानी कि जो नर्सरी क्लास, LKG, UKG, ये सारा. तो ये ही अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे प्री स्कूल्स जो बनाए जाते हैं 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों तक, तो उनको हम बोलते हैं आंगनवाड़ीज. और पहली बार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आंगनवाड़ीज के लिए एक करिकुलम लॉन्च किया है, जिसका नाम है नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. और ये कब लॉन्च हुआ? 2024 में. तो अगर ये देखा जाए तो चाइल्ड केयर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके पहले आंगनबाड़ीज में क्या होता था, नहीं होता था, इसको लेकर के कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, गाइडलाइंस नहीं थे. तो अब ये एक फ्रेमवर्क की तरह एक्ट कर सकते हैं, गाइडलाइन की तरह एक्ट कर सकते हैं इन आंगनबाड़ीज के लिए. फोकस क्या है इसका? तो प्रोवाइडिंग होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 years old. इसमें दो तरीके के फ्रेमवर्क्स हैं. पहला है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन विच केटर्स टू द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 3 years old, यानी 0 से 3 years तक के बच्चों के लिए, एम्फोसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिमुलेशन फॉर ऑप्टिमल ब्रेन डेवलपमेंट. जब एकदम छोटी उम्र होती है तो उस समय आप उनको बुक्स नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो छोटी छोटी स्टिमुलेशन है उससे उनका ब्रेन कैसे डेवलप होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना. सेकेंड अप्लाइज टू 3 to 6 years, जो कि है नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. और ये कवर करता है ऑल डेवलपमेंटल डोमेन्स, जैसे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल और एस्थेटिक डेवलपमेंट और पॉजिटिव हैबिट्स. क्योंकि ये जो 0 से 6 years का टाइम है या 3 to 6 years का टाइम है, ये हमारे डेवलपमेंटल ईयर्स में आता है. तो जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर इस टाइम पे अच्छे हैबिट्स को इनकलकेट कर लिया जाए तो ये हैबिट्स काफ़ी लॉन्ग रन तक बच्चे के साथ रहती हैं. क्या अप्रोच अडॉप्ट किया जा रहा है? तो प्ले बेस्ड अप्रोच. द करिकुलम emphasizes playful and joyful learning activities that are developmentally appropriate. This fosters a love for learning and caters child national
नेचुरल क्यूरियोसिटी, यानी कि जो बच्चा है उसको रटवाना नहीं है, जैसे पोएम्स की ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन उसको जो ये चीज़ें हैं वो काफ़ी खेल खेल के तरीके से सिखानी है ताकि बच्चा एंजॉय कर भी करे और अपनी पढ़ाई को भी साथ में करता रहे, ताकि पढ़ाई से कभी भी उसको एक नेगेटिविटी डेवलप ना हो कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है और ये करने में मुझे मज़ा नहीं आता है। प्लस जो चाइल्ड है उसके अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी डेवलप हो, क्यूरियोसिटी यानी कि सवाल करने की क्षमता, कि किसी भी चीज़ को अगर वो देखे तो उससे रिलेटेड सवाल पूछ सके कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। Second is competency-based learning. The curriculum focuses on developing specific skills and competencies in each domain. This ensures that the children acquire foundation needed for future learning. कि हर एक डोमेन में, चाहे वो स्टडीज से रिलेटेड हो या किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या किसी अदर आर्ट्स से रिलेटेड हो, जो बच्चा है उनका हर एक स्पेसिफिक स्किल और कॉम्पिटेंसी को डेवलप किया जा सके ताकि फ्यूचर में उनका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। टारगेट कौन है इस फ्रेमवर्क के, इस गाइडलाइन के? तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन और सेकंड केयर गिवर्स, जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए, यानी आंगनबाड़ी वर्कर्स और प्लस हमारे पेरेंट्स भी, जो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आंगनबाड़ीज में रखते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला होलिस्टिक डेवलपमेंट, अगर इस गाइडलाइन को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाएगा तो जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, जो आंगनबाड़ी में रहता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना सुनिश्चित हो जाएगा, ना कि सिर्फ एकेडमिक्स में उसका डेवलपमेंट होगा। Second is improved learning outcomes. By focusing on play and building a strong foundation, the curriculum aims to prepare the children for a success in primary education. अब खुद सोचिए, बचपन की चीज़ें हमें अब तक याद हैं, जो बचपन में चीज़ें सिखाई जाती थी, जो पोएम सिखाए जाते थे स्कूल में, वो अब तक याद है, बट जो 9th 10th में आते आते चीज़ें पढ़ी वो सब नहीं याद है। क्यों? दैट इज़ बिकॉज कि जो बचपन में चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई जाती थी कि वो हमारे माइंड के किसी कोने में जाकर परमानेंटली स्टोर हो गई है और उनको निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ऐसे लर्निंग तरीकों से जो है वो बच्चे की जो ग्रोथ है और उनका लर्निंग आउटकम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। Third is empowered caregivers. The curriculum equips caregivers with knowledge and tools to provide stimulating and nurturing environments for young children. नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है हमारा वो है शॉम्पेन ट्राइब से रिलेटेड। तो शॉम्पेन्स कास्ट देयर वोट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो शॉम्पेन ट्राइब जो है वो पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और ये एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, और इनका क्यों वल्नरेबल है? तो अपने पॉपुलेशन साइज की वजह से वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहते हैं इस वजह से, और जोग्राफिकली जो है वो लोग जो है वो उनका जो रहने का तरीका है वो काफ़ी हद तक तो जो हमारे अर्ली मैन थे उनसे मिलता जुलता है, यानी हंटिंग और गैदरिंग पे जो है उनका सर्वाइवल होता है। एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो इंडिया में 75 ऐसी ट्राइब्स हैं जिनको कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता है, जिनमें से एक है शॉम्पेन ट्राइब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से। तो शॉम्पेन जो लोग हैं वो सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं जो कि स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, 20 से 40 इंडिविजुअल्स के। ज़्यादा बड़ी ग्रुप नहीं है, ज़्यादा बड़ी ट्राइब नहीं है, छोटी सी ट्राइब है, बट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ट्राइब है ये अंडमान एंड निकोबार में काफ़ी आइसोलेशन में। आप सोचिए, खुद सोचिए, कब से 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, वी आर वोटिंग फॉर द 18th लोकसभा, एंड स्टिल ये पहली बार है कि शॉम्पेन्स ने अपना वोट दिया है, वो भी पूरी की पूरी कम्युनिटी ने नहीं, सिर्फ 7 ऐसे लोग हैं इस कम्युनिटी के जिन्होंने इस बार पहली बार अपना वोट कास्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो पूरी बाहर की दुनिया से कभी भी परिपक्व हो ही नहीं पाए हैं, वो जानते ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। They traditionally build settlements near rivers and forage for wild fruits, vegetables, and honey in the dense rainforests. Fishing and hunting with bows and arrows are also important aspects of their livelihood. देखिए, इनकी जो
रहने का तरीका है, ये बिल्कुल हमारे अर्ली मैन के जैसा है कि फ्रूट्स गैदर करना, वेजिटेबल्स गैदर करना, फिशिंग, हंटिंग, ये सब प्रेजेंट के लोग, हमारे आपके जैसे लोग नहीं करते हैं। बट दीज आर द ट्राइब्स जो कि अपने एंशियंट हेरिटेज को, एंशियंट कल्चर को अभी तक कंटिन्यू किए हुए चल रहे हैं। They have a rich oral tradition with stories and songs passed down through generations. कोई भी इनका जो लिटरेचर है वो ओरली ही पास हो रहा है, रिटन मटेरियल इनको लेकर के बहुत कम अवेलेबल है। इनका लैंग्वेज का भी नाम शॉम्पेन है और वो जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली को बिलोंग करता है, ऐसा माना जाता है। जरूरी नहीं है कि ये सच हो, बट ऐसा माना जाता है। बट इनके बहुत सारे चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहला तो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ हैबिटेट। हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वो खत्म होता जा रहा है। अब ये लोग अपार्टमेंट्स में तो रहेंगे नहीं इस ऐसी चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए, ऑब्वियस है कि फॉरेस्ट में रहेंगे। तो अगर फॉरेस्ट को कट करते हैं तो इनका हैबिटेट जो है वो लॉस हो जाता है। Second is increased contact with outsiders, which can introduce diseases and disrupt their traditional way of life. मेडिसिन्स क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन्स, एलोपैथी, होम्योपैथी, इन सब चीज़ों के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता है। अगर इनको कुछ होता भी है तो ये अपनी नेचुरल रेमेडीज को यूज करके उन चीज़ों को ट्रीट कर लेते हैं। इसलिए अगर कभी आउटसाइडर्स से इनका कांटेक्ट हो जाता है तो बहुत इजीली ये लोग जो है वो डिजीजेस कंटामिनेट कर लेते हैं। Third is exploitation by outsiders who may encroach on their land or resources. The Shompen are particularly vulnerable to diseases as they have not developed immunity to common illnesses. जैसे फ्लू हो गया, फीवर हो गया, अभी तक इनकी इम्यूनिटी जो है वो इन चीज़ों को लेकर के डेवलप नहीं कर पाई है, विच ऑल्सो प्रूव्स कि इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी हद तक अभी भी अर्ली स्टेजेस में है। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या है जो गवर्नमेंट ले रही है? तो सबसे पहला, डेजिग्नेटिंग देयर टेरिटरी एज अ प्रोटेक्टेड एरिया। सेकेंड इज प्रोवाइडिंग देम विद हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज। एंड थर्ड इज रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू देयर टेरिटरी बाय द आउटसाइडर्स, ताकि ये जो लोग हैं ये कल्चरली डिस्टिंक्ट लोग हैं और इनके कल्चर को हम प्रोटेक्ट करके रख सकें। अब आते हैं हमारे एडिटोरियल एनालिसिस पर। दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं आज। पहला है इजराइल अ टू स्टेट सोल्यूशन विद सम रीसेंट परसेप्शंस। ये लिखा है हामिद अंसारी ने, जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हम जानते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन की जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बहुत सालों से चली आ रही है। अगर इसका ओरिजिन देखा जाए तो 1947 के अराउंड इस इशू की, इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत जो है हुई थी। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उससे भी पहले अर्ली लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में ही इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत सबसे पहली बार हुई थी। तो ये जो टू स्टेट सॉल्यूशन है ये इस कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन है जिसके बारे में इस आर्टिकल में बात की जा रही है। तो क्या कहता है ये टू स्टेट सॉल्यूशन? तो इट इज अ प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। पहला स्टेट ऑफ इजराइल जो कि जूइश लोगों के लिए होगा, दूसरा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन जो कि पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए होगा। ये जो पैलेस्टीन के लोग हैं ये अल्टीमेटली एक्चुअली में अरब्स हैं। तो टू स्टेट सॉल्यूशन क्या कहता है कि जो इजराइल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। पहला इजराइल का स्टेट जो कि जूइश लोगों के लिए है और दूसरा पैलेस्टीन का स्टेट जो कि पैलेस्टीनियंस के लिए है। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो जाएंगे? सबसे पहला, लैंड डिविजन। Negotiation and compromise would be required to determine the exact borders of the two states. Second is Jerusalem. अब हम जानते हैं कि जो जेरूसलम है ये जूस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पैलेस्टीनियंस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों में से कोई भी कम्युनिटी किसी दूसरे को इस सिटी पे अपना हक नहीं जताने देना चाहती है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जेरूसलम को जो है वो एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाए या शेयर्ड सॉवरेनिटी रखी जाए कि दोनों का ही उस पर कंट्रोल होगा, या उसको कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर दिया जाए ताकि कोई भी जो कंट्री है वो उस पर अपना हेजेमनी को बना ना सके। थर्ड इज राइट ऑफ रिटर्न।
The issue of Palestinian refugees who fled or were displaced from their homes in 1948 and their descendants in is another contentious aspect कि जो लोग 1948 और उसके बाद जो subsequent wars हुए हैं इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, उस टाइम पे जो लोग यहाँ से बाहर चले गए थे उनके और उनके डिसेंडेंट्स को राइट टू रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है? तो वेरी ऑब्वियस कि सबसे पहला पीस एंड सिक्योरिटी, कि जो इतने टाइम से चला आ रहा कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कि बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस अभी हमने रिसेंटली अक्टूबर के बाद से देखे हैं, वो सॉल्व हो जाएगा और उस रीजन में पीस रिस्टोर हो जाएगा। सेकेंड इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। बोथ Israelis and Palestinians would have their own independent states where they could govern themselves. Third is economic growth. Peace and stability could lead in the increased economic prosperity for both sides. क्योंकि जब वॉर होती है तो दोनों कंट्री के सिर्फ लोग नहीं मरते हैं, इकोनॉमिकली भी दोनों कंट्रीज बहुत ज़्यादा लॉस को फेस करती हैं। तो इस जो पूरा एरिया है उसकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और एंड इंडिविजुअली जो कंट्रीज हैं उनकी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हाउएवर चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहला तो लैंड स्वैप्स, कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा लैंड इसराइल को दिया जाएगा और कौन सा लैंड पैलेस्टीन के पास रखा जाएगा। सेकेंड इज सिक्योरिटी कंसर्न्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड इन एनी पीस अग्रीमेंट, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसराइल और पैलेस्टीन के अलावा कुछ नॉन स्टेट एलिमेंट्स भी हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं। तो क्या अगर ऐसा सोल्यूशन अडॉप्ट किया जाता है तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये जो नॉन स्टेट एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमास, ये जो है ये फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। Third is Jerusalem. Reaching an agreement on the status of Jerusalem remains a significant hurdle. However, internationally भी जो टू स्टेट सोल्यूशन है इसी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कि टू स्टेट सोल्यूशन ही इज द ओनली सोल्यूशन फॉर द इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन यहाँ पे राइटर जो है डॉक्टर हामिद अंसारी, वो कह रहे हैं कि यहाँ तीन स्टैंड्स उभर के आ रहे हैं। सबसे पहला है पैलेस्टीनियंस का स्टैंड, जो कि है रिकॉग्निशन ऑफ देयर एग्जिस्टेंस एज अ स्टेट अलोंग विथ राइट्स एज अ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड इन टर्म्स ऑफ पैलेस्टीनियन नॉन पेपर ऑफ जून 12, 2002। तो इनको अपना एक सेपरेट चाहिए और रिकॉग्नाइज करना होगा इंटरनेशनल लॉ के अंडर कि इनका जो स्टेट है वो एक सेपरेट नेशन स्टेट है जो कि इंडिपेंडेंट है। सेकेंड, इसराइल क्या कहता है? रिटेंशन ऑफ द अक्वायर्ड टेरिटरी। जो भी टेरिटरी अब तक इसराइल ने अक्वायर की है वो उसके पास रहेगी और पैलेस्टीनियंस जो है वुड बी गिवन ऑल द पावर्स टू गवर्न देमसेल्व्स बट नन ऑफ द पावर्स कुड थ्रेटन इसराइल। यानी कि पैलेस्टीनियन को सेल्फ गवर्नमेंट दिया जाएगा, ऑटोनॉमी दी जाएगी, बट वो अपनी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। यानी कि जो फॉरेन रिलेशंस होंगे, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के रिलेशंस होंगे, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सारा जो है वो इसराइल के कंट्रोल में रहेगा। थर्ड इज यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि कहता है अ टू स्टेट सोल्यूशन विद डीमिलिटराइज्ड गाजा, सऊदी नॉर्मलाइजेशन विद इसराइल, अ रोल ऑफ मॉडरेट अरब कंट्रीज इन रीबिल्डिंग गाजा एंड कीपिंग ईरान आइसोलेटेड। क्योंकि यूएस का जो है वो इसराइल का बहुत बड़ा सपोर्टर है और सऊदी अरेबिया भी उसके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएस के लिए कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में पीस को रिस्टोर किया जा सके। मैप देखेंगे अगर इन कंट्रीज़ का तो कुछ ऐसा दिखता है और इम्पॉर्टेंट एरियाज क्या क्या हैं? तो वेस्ट बैंक, जेरूसलम, गाजा स्ट्रिप और यहाँ है गोलन हाइट्स। ये हमारा सीरिया है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है और इस तरफ हमें देखने को मिलता है ईरान। और अभी रिसेंटली हमने देखा है कि ईरान और इसराइल के बीच में जो ड्रोन एयर स्ट्राइक्स हैं, एयर स्ट्राइक्स हैं, वो देखने को मिली थी। लास्ट न्यूज़ है हमारा आज का, साइंटिस्ट एंड अ विश लिस्ट फॉर द इनकमिंग गवर्नमेंट। कि जो साइंटिस्ट हैं हमारी कंट्री के, वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं जो आने वाली गवर्नमेंट है यानी 18th लोकसभा रहेगा हमारा, उससे हमारी जो साइंटिस्ट की कम्युनिटी है वो क्या डिमांड करते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहा है, 5 डिमांड्स रख रहा है आने वाले गवर्नमेंट से। बट ये जानने से पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं जिसकी वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अभी तक हमारा जो
डेवलपमेंट है वो उतना एडिक्वेट नहीं हो पाया है। तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट, जो कि राइटर भी कहता है कि अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट है साइंस एंड टेक के ऊपर वो ओनली 0.7% ऑफ जीडीपी है, और ये एटलीस्ट होना चाहिए नियरली 4%। और यही हमारा राइटर का डिमांड है कि बाय द एंड ऑफ 2029 जो भी गवर्नमेंट आती है वो इंश्योर करे कि एटलीस्ट 4% ऑफ द जीडीपी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्पेंड की जाए। Second है education. Although the number of scientific publications is rising, concerns exist regarding the quality of scientific education and the need to bridge the gap between research and application. कि जो क्वालिटी है हमारे साइंटिफिक एजुकेशन की, क्या वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाती है या नहीं। लास्ट इज डिजिटल डिवाइड. Unequal access to technology across regions and socio-economic groups limits the impact of advancement for all citizens. सॉल्यूशंस क्या क्या प्रपोज किए हैं? तो पहला, इंक्रीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अर्ज कर रहे हैं साइंटिस्ट कि एटलीस्ट 4% ऑफ द जीडीपी बाय द एंड ऑफ द टर्म होना चाहिए, और जो कि ऑल्सो इन्वॉल्व करेगा किस चीज को? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये 2023 में गवर्नमेंट लेके आई थी, किस चीज के लिए? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो ऑथर है उनका ये कहना है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से 4% ऑफ द जीडीपी अचीव नहीं करनी है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट करना है ताकि वो लोग इस फील्ड में इन्वेस्ट कर सकें। सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर. There is a call for modernizing science laboratories in educational institutions and research centers, along with the need to enhance infrastructure to support scientists and स्टूडेंट्स। हमने वो मूवी देखी है मिशन मंगल। उस मूवी में कैसे जब अक्षय कुमार को भेजा जाता है मार्स मिशन पे, तो उसको जो कमरा दिया जाता है उसमें एक पुराना पंखा होता है, पुराना सा सिस्टम होता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा साइंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लैबोरेटरीज है, इन सबको मॉडर्नाइज किया जाए और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तरीके से इनको बनाया जाए। प्लस ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है कि जो साइंटिस्ट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। थर्ड इज ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट हायरिंग प्रोसेस. Scientists emphasize the need of a transparent and merit-based hiring process in educational and research institutions, free from external influence, with quick turnaround time of 6 months from application to अपॉइंटमेंट। कि 6 महीने में अगर मैंने आज, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो इट्स इम्पॉर्टेंस कि अप्रैल से 6 महीने बाद यानी कि अक्टूबर तक उस एप्लीकेशन पे फाइनल डिसीजन जो है वो ले लिया जाए, और इंश्योर किया जाए कि ये जो सिलेक्शन है ये मेरिट के ऊपर हो रहा है, ना कि किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आकर के। Next है streamlined grant management system. A robust grant management system is advocated with less bureaucracy and grant submission and faster dispersal of funds to facilitate research activities. कि गवर्नमेंट जो है जो ग्रांट्स देती है वो इजीली साइंटिस्ट को मिल सके, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, और बेकार में ब्यूरोक्रेसी के झंझट में पड़ के उनको अगर धीरे धीरे जो फंड्स है वो मिलेंगी तो रिसर्च का प्रोग्रेस धीरे धीरे होगा एंड अल्टीमेटली जो डिजायर्ड आउटकम है वो शायद ना मिल पाए। साइंटिस्ट शुड हैव ऑटोनॉमी इन स्पेंडिंग एंड परचेजिंग द रिसर्च मटेरियल्स। यहाँ कहते हैं जो राइटर है कि जो गवर्नमेंट है उसने ये मैंडेट किया है कि जो साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ परचेज करेंगे तो वो गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस से करेंगे। तो उनका कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि ई मार्केट प्लेस पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो जस्ट बिकॉज कि आप एक तरफ आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करना चाहते हैं, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। यही इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि कैसे स्पेंड करना है, किस तरीके का मटेरियल खरीदना है, इसकी ऑटोनॉमी सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट के पास होनी चाहिए। Last is freedom for innovation and entrepreneurship. The article stresses the need for scientists to have freedom in pursuing innovation and entrepreneurship, including autonomy to form companies, hire staff, and spend research funds
judiciously. This freedom is seen as crucial in fostering a flourishing startup ecosystem and driving innovation. कि अगर हम चाहते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो नए नए इनोवेशंस करें, तो अब इनोवेशन करके छोड़ तो नहीं देंगे, इनोवेशन करके उसको यूज करेंगे, जिसके लिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप करनी पड़ेगी, अलग अलग कंपनीज बनानी पड़ेगी। तो कंपनीज में कैसे लोगों को हायर करना है, कैसे बनाना है और कैसे उसमें फंड्स को स्पेंड करना है, इसकी ऑटोनॉमी जो है वो साइंटिस्ट को मिलनी चाहिए। तब जाके बाय द एंड ऑफ 2050 जो है वो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो बनने का हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर पाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप सर्वोदय आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।